अक्टूबर 1962 हिमालयाज़ की ठंड में एक ऐसी जंग शुरू होती है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जख्म बनने वाली थी। एक तरफ थी वेल इक्विप्ड चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर्स जो बिना प्रॉपर माउंटेन गियर, लिमिटेड आर्टिलरी सपोर्ट और कमज़ोर लॉजिस्टिक्स के साथ 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ रहे थे। सिर्फ एक महीने के अंदर ये जंग खत्म हो जाती है और इंडिया एक भयानक हार फेस करता है। लेकिन इस हार के तुरंत बाद दिसंबर 1962 में एक ऐसी टॉप सीक्रेट इंक्वायरी बिठाई जाती है जो इस पूरे डिजास्टर के ऑपरेशनल रीजंस समझने वाली थी, और इस इन्वेस्टिगेशन को हम जानते हैं द हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट के नाम से। लेफ्टिनेंट जनरल टी.बी. हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर प्रेमेंद्र सिंह भगत ने महीनों तक ऑर्डर्स, ऑपरेशनल फाइल्स, वॉर डायरीज और डिप्लॉयमेंट्स का रिव्यू किया और 1963 में ये रिपोर्ट कंप्लीट हुई। लेकिन पब्लिक के सामने आने से पहले ही इस रिपोर्ट पर टॉप सीक्रेट का ठप्पा लग गया और ये एक ऐसी तिजोरी में बंद हो गई जो 60 साल से भी ज़्यादा वक्त से नहीं खुली है। सरकारें आईं और गईं, डिफेंस मिनिस्टर्स बदले, लेकिन किसी ने भी इस रिपोर्ट को ऑफिशियली डीक्लासिफाई नहीं किया। आखिर इस पुरानी फाइल को छुपाए रखने की वजह क्या है? अगर ये सिर्फ एक इंटरनल मिलिट्री रिव्यू है तो इसका बाहर आना आज भी सेंसिटिव क्यों माना जाता है? और इस रिपोर्ट के पन्नों में ऐसा क्या है जिसने इसे इंडियन हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में शामिल कर दिया? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। ये है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1950s के दौरान इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स लगातार बढ़ रहे थे, खास करके लद्दाख के अक्साई चेन और ईस्ट इंडिया में नेफा रीजन में, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनके कई एडवाइजर्स का मानना था कि चाइना फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं करेगा, और इसी बैकग्राउंड में एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था डिस्प्यूटेड एरियाज में छोटी छोटी मिलिट्री पोस्ट बनाना, ताकि इंडियन टेरिटोरियल क्लेम्स को फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। लेकिन आर्मी के कई सीनियर कमांडर्स ने वार्निंग्स दी थी कि इन फॉरवर्ड पोस्ट को सस्टेन करने के लिए ना हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना लॉजिस्टिक्स और ना एडिक्वेट ट्रूप सपोर्ट। लेकिन इन कंसर्न्स के बावजूद पॉलिसी लार्जली जारी रही। 1962 की हार के तुरंत बाद एक्टिंग आर्मी चीफ जनरल जे.एन. चौधरी ने ऑपरेशनल फेलियर्स को समझने के लिए एक इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर की। लेकिन इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही एक ऐसी कंडीशन रख दी गई जिसने आज तक डिबेट्स को, विवाद को जिंदा रखा हुआ है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर भगत को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इंक्वायरी सिर्फ ऑपरेशनल लेवल्स पर हुई मिलिट्री फेलियर्स को एग्जामिन करेगी। इसका मतलब ये था कि इंक्वायरी का ऑफिशियल स्कोप मिलिट्री ऑपरेशंस तक सीमित था। पॉलिटिकल लीडरशिप और सिविलियन डिसीजन मेकिंग को फॉर्मली इन्वेस्टिगेट करना इस मैंडेट का हिस्सा नहीं था, और इसी वजह से बाद में कई हिस्टोरियंस ने सवाल उठाए कि क्या इंक्वायरी अपने लिमिटेशंस की वजह से शायद किसी बड़े फैसले तक पहुंच ही नहीं पाई। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फील्ड रिकॉर्ड्स, वॉर डायरीज और ऑपरेशनल ऑर्डर्स का रिव्यू किया तो मिलिट्री प्लानिंग में सीरियस ऑपरेशनल गैप्स सामने आए। लीक्ड रिपोर्ट और बाद के मिलिट्री अकाउंट्स के मुताबिक फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इंडियन आर्मी को कुछ ऐसी पोजीशंस पर पोस्ट इस्टेब्लिश करने के ऑर्डर्स दिए गए थे जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफिकल्ट थी, और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले एग्जाम्पल्स में से एक थी ढोला पोस्ट। ये एक ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहां लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। अवेलेबल रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि कई फील्ड कमांडर्स ने इन डिप्लॉयमेंट्स पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए थे, लेकिन उन ऑब्जेक्शंस के बावजूद पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि आर्मी हेडक्वार्टर्स ने कई ग्राउंड असेसमेंट्स को अंडर एस्टिमेट किया, जिनमें चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप की क्लियर वार्निंग्स दी गई थी। अब अगर ग्राउंड पर मौजूद कमांडर सिचुएशन को इतनी क्लियरली देख रहे थे तो फिर दिल्ली में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इतनी अलग तस्वीर क्यों देख रही थी? यहीं से इन्वेस्टिगेशन का दूसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होता है, आखिर मिलिट्री डिसीजंस ले कौन रहा था?
कई मिलिट्री हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि उस दौरान नॉर्मल चेन ऑफ कमांड कई जगहों पर इफेक्टिवली बाईपास होती नजर आई। उनके एनालिसिस के मुताबिक कुछ सीनियर ऑफिसर्स का पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन था और ये कोऑर्डिनेशन ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा था। हालांकि ये बात नोट करनी होगी कि इस इंटरप्रिटेशन पे सभी हिस्टोरियंस एकमत नहीं है। इस डिसीजन में सबसे बड़ा नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल का। जनरल कॉल को 4th कॉर्प्स की कमांड दी गई थी, जबकि उनका माउंटेन वॉरफेयर एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड माना जाता था। उनकी पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी भी कई हिस्टोरिकल डिस्कशंस का हिस्सा रही है। लीक्ड हेंडरसन ब्रुक्स मटेरियल और बाद के मिलिट्री अकाउंट्स के मुताबिक उनके लीडरशिप के दौरान कई ऑपरेशनल डिसीजंस प्रैक्टिकल बैटलफील्ड रियलिटी से मैच नहीं कर रहे थे। कुछ यूनिट्स को ऐसी डिफेंसिव पोजीशंस पर भेजा गया जहां एम्यूनिशन, सप्लाईज और रीइंफोर्समेंट पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट तब हुई जब जनरल कॉल हेल्थ इश्यूज की वजह से फ्रंट से दूर चले गए और दिल्ली से ऑपरेशन सुपरवाइज करने की रिपोर्ट सामने आई। ये सारी बातें एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती हैं। अगर इंक्वायरी को पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन ही नहीं थी, तो फिर ऑपरेशनल फेलियर्स के सोर्स को पूरी तरह समझना कितना पॉसिबल था? क्या इसी वजह से हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं ज़्यादा नए सवाल खड़े कर दिए? ऑफिशियली इस रिपोर्ट को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। इसमें ऑपरेशनल एनालिसिस, कमांड परफॉर्मेंस और टैक्टिकल लेसन्स शामिल थे। फिर 2014 में ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट नेविल मैक्सवेल ने रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। लेकिन इस लीक में भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। रिपोर्ट का सबसे क्रूशियल सेक्शन, जिसे कंक्लूजन्स या पार्ट 4 के नाम से रेफर किया जाता है, वो कंप्लीट फॉर्म में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं था और यहीं से असली डिबेट शुरू होती है। एक तरफ कॉन्फिडेंशियलिटी को सपोर्ट करने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिपोर्ट में ऐसी ऑपरेशनल डिटेल्स हो सकती हैं जो आज भी सेंसिटिव हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई हिस्टोरियंस इस रीजनिंग से सहमत नहीं हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि 1962 की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फर्क ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन क्योंकि रिपोर्ट का ये हिस्सा ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुआ, इसलिए उसके एग्जैक्ट कंटेंट्स की इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन करना मुमकिन नहीं है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि उसमें सीनियर लेवल डिसीजन मेकिंग और कमांड फेलियर्स पर और डिटेल्स थी, लेकिन इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए कंप्लीट रिपोर्ट आज भी अवेलेबल नहीं है। इसी अनसर्टेनिटी ने हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को सिर्फ एक मिलिट्री डॉक्यूमेंट से हटाकर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के सबसे बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस में बदल दिया। आज जब हम 2026 के पर्सपेक्टिव से 1962 को देखते हैं तो तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। हाई ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स, सर्विलेंस सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और रैपिड एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज ने इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस को काफ़ी मजबूत बनाया है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स भी पहले से बहुत इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ वेपन्स या टेक्नोलॉजी की कमी नहीं था। उसका कोर मैसेज डिसीजन मेकिंग, रियलिस्टिक थ्रेट असेसमेंट और प्रोफेशनल मिलिट्री एडवाइस की इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ था। इसीलिए कई डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि 1962 की सबसे बड़ी सीख इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस की थी। गलवान जैसे रीसेंट इंसिडेंट्स याद दिलाते हैं कि बॉर्डर टेंशन्स आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि हिस्ट्री की अनकंफर्टेबल मिस्टेक्स को समझना फ्यूचर प्लानिंग को और मजबूत बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना ऑपरेशनल और इंस्टीट्यूशनल सेंसिटिविटी के लिए ज़रूरी है। इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट आज भी डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। यहाँ एक और बात याद रखनी ज़रूरी है। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को अक्सर इस पूरे वॉर का फाइनल वर्डिक्ट समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये एक इंटरनल ऑपरेशनल रिव्यू थी, ना कि जुडिशियल कमीशन या पब्लिक इंक्वायरी, और इसीलिए इसकी फाइंडिंग्स को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। ये रिपोर्ट हमें आंसर्स तो देती है, लेकिन हर सवाल का फाइनल जवाब नहीं। तो आखिर में सवाल वही रहता है,
हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को क्लासिफाइड रखना क्या सच में नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, या फिर ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है जो आज भी अपने जवाब का इंतज़ार कर रही है। आज तक पब्लिकली ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस सामने नहीं आया जो ये इस्टेब्लिश करे कि पूरी रिपोर्ट रिलीज होने से सीधा कोई नया बॉर्डर क्राइसिस पैदा हो जाएगा। लेकिन सरकार लगातार ये पोजीशन रखती आई है कि रिपोर्ट में ऐसी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें कॉन्फिडेंशियल ही रहना चाहिए। शायद इसी वजह से ये डिबेट आज भी ख़त्म नहीं होती। पर एक बात बिल्कुल साफ है, जब प्रोफेशनल मिलिट्री एडवाइस और ग्राउंड रियलिटीज़ को डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता तो उसकी कीमत अक्सर बैटलफील्ड पर चुकानी पड़ती है। 1962 की ट्रेजेडी हमें सिर्फ एक हार की कहानी नहीं सुनाती, ये हमें याद दिलाती है कि स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी किसी भी देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत पिलर्स होते हैं। ये फाइल शायद आज भी बंद हो, लेकिन इसके अंदर के छिपे लेसन्स आज भी उतने ही जिंदा हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द मिस्ट्री ऑफ हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट।